हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने कल पढ़ा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की क्यों ज़रूरत है और क्या मतलब होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। देखो, अब जो एलिमेंट्स हैं, अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनको याद रखना और उनकी हर एक की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग से याद रखना बहुत ही मुश्किल था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अटैम्प्ट्स बनाए। ठीक है, तो जो अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने अलग अलग से क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि यानी कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को अलग से एक ग्रुप में रखेंगे और दूसरे जिनकी अलग उनसे अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम है लेकिन उनको अलग से एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो ये क्या थी, अरेंजमेंट हो रही थी, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई थी अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसको क्या बोला गया, क्लासिफिकेशन बोला गया एलिमेंट्स की। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया कि किस तरीके से उनको अरेंज करना। तो सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो हमने कल भी पढ़ा था कि किसने किया था। सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट किया गया था साइंटिस्ट डोबरेनर के द्वारा। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, डोबरेनर साइंटिस्ट के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रायड्स बताए थे जिनको हम डोबरेनर ट्रायड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कल भी बताया गया था आपको कि ट्रायड्स का मतलब क्या होता है। ट्रायड्स हम बोलते हैं कि जब भी तीन चीज़ों का कोई ग्रुप होता है तो उसको हम ट्रायड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है, एलिमेंट्स की बात चल रही है। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए गए थे जिनको क्या बोला, ट्रायड्स। और वो किसने बनाए थे वो ग्रुप्स, वो डोबरेनर्स ने बनाए थे। तो इसलिए इनको जाना गया डोबरेनर्स ट्रायड्स के नाम से। ठीक है, तो ट्रायड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। आप ग्रुप या सेट भी बोल सकते हैं इसको। ग्रुप और सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायड्स कहा गया। और वो किस साइंटिस्ट ने दिए थे, डोबरेनर्स साइंटिस्ट ने दिए थे। और जब इन्होंने अपने ट्रायड्स के बारे में बताया तब सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स, 30 एलिमेंट्स वर नॉन, केवल और केवल 30 एलिमेंट्स ही नोन थे। और इन्होंने किस बेस पे बताया था, कल भी हमने देखा था कि कौन कौन से 3 मेन ट्रायड दिए थे इन्होंने। कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 3 ट्रायड्स इन्होंने दिए थे। ठीक है, फर्स्ट ट्रायड ये था, सेकंड ट्रायड ये था और थर्ड ट्रायड ये था। और हर एक ट्रायड में देख रहे हो आप 3 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इनको बोला गया ट्रायड्स। ठीक है, तो सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायड बोला गया। और यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट किस बेस पर की थी इन एलिमेंट्स की, एक ट्रायड के अंदर। मान लो इस ट्रायड में तीनों एलिमेंट किस तरीके से अरेंज किए हैं। अब इन्होंने सीधा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ही क्यों लिखा, इन्होंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा कि यहाँ पर लिथियम लिख देते, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर सोडियम लिख देते हैं, या फिर पहले सोडियम लिख देते फिर पोटेशियम फिर लिथियम लिख देते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिखा इन्होंने, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि इन्होंने जो अरेंजमेंट का क्राइटेरिया लिया है, किस बेस पर अरेंज किया है, वो ये इन्होंने क्या कहा कि जो ये एलिमेंट्स हैं किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर किए गए हैं कि एटॉमिक मासेस के बेस पर इनको रखा गया है। और एटॉमिक मासेस के बेस पर भी कैसे, कि जो ट्रायड के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों के एटॉमिक मासेस का एवरेज जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियरली इक्वल होगा, अबाउट इक्वल होगा। ठीक है, तो कल हमने एग्जांपल भी देखा था कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, जो सोडियम है उसका 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। जब हमने लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला था, एवरेज हमने कैसे निकाला, 7 + 39 / 2 इज इक्वल टू, ये आ गया था अपने पास 46 / 2 इज इक्वल टू 23। और ये किसके इक्वल आ रहा था, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम के इक्वल आ रहा था। ठीक है, इसी तरीके से आपको बोला था कि आप इनके ट्राई करके देखना। और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से बेस थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है ट्रायड में, उनका जो एटॉमिक मास है, उनका जो एवरेज आता है वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियरली इक्वल आता है। ठीक है, तो ये डोबरेनर्स ने अपने ट्रायड
बताए थे इस तरीके से। लेकिन इनके भी कुछ लिमिटेशंस रही थी। देखो तब तक सिर्फ 30 ही एलिमेंट्स नोन थे और इन्होंने सिर्फ ये 3 ही ट्राइड बताए थे। जो बाकी एलिमेंट्स थे वो जो है इन ट्राइड्स में फिट नहीं बैठ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग आ रही थी, तो वो जो है ये अच्छे से फिट नहीं कर पाए थे, ट्राइड्स को नहीं बता पाए थे। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये क्या हो गया था, फेल हो गया था डोबेरेनर्स ट्राइड। इसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट आए वो थे न्यूलैंड साइंटिस्ट। ठीक है, और उन्होंने किस बेस पर क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, वो उन्होंने क्लासीफाई किया था, उनके जो क्लासिफिकेशन थी उसको क्या बोला गया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया था। और ये कल भी आपने लेक्चर अगर देखा होगा तो ये कल आपको बताया गया था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का क्या मतलब था। सेकंड साइंटिस्ट कौन से आए थे, न्यूलैंड आए, और उन्होंने क्या, उनके जो क्लासिफिकेशन थी उनका क्या नाम दिया गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन्होंने भी क्या बेसिस लिया, इन्होंने भी बेसिस तो एटॉमिक मास का ही लिया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड ऑक्टेव्स है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसके बेस पर ही सब कुछ था। इन्होंने क्या किया, जो म्यूजिक्स की नोट्स होती हैं उसके बेस पर एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासीफाई करने की कोशिश की। इन्होंने ये कहा कि जैसे म्यूज़िक की नोट्स होती हैं, 8 नोट्स म्यूज़िक की कौन कौन सी होती हैं, हमने कल भी पढ़ा था, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। फिर हम क्या बोलते हैं, उसके बाद सा बोलते हैं, यानी कि यहीं पर आ जाते हैं। तो ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड जो 8th यहाँ पर आने वाला है वो फर्दर यहीं पर आएगा। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स क्या कह रहा है ये कि एवरी 8th एलिमेंट every 8th element had properties similar to that of the first एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जो हर 8वां एलिमेंट होगा वो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी किसके, फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होंगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस पर जो म्यूजिक्स की नोट्स होती हैं उसी के बेस पर उन्होंने क्लासीफाई किया था। और जब इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी उस टाइम पर अबाउट 56 एलिमेंट्स वर नॉन, 56 एलिमेंट्स वर नॉन, उस टाइम पर 56 एलिमेंट्स नॉन थे। ठीक है, तो इन्होंने किस, देखो क्लासिफिकेशन इस तरीके से की और कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा इन्होंने, देखो इन्होंने रखा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, एंड देन सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आएगा यहाँ, ऑक्सीजन, देन यहाँ पर फ्लोरीन, देन सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद आएगा यहाँ पर क्लोरीन, देन आप यहाँ पर लिखोगे पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, एंड देन टाइटेनियम के बाद यहाँ पर मैग्नीज, आयरन, एंड देन यहाँ पर कोबाल्ट एंड निकल एक ही साथ आएगा यहाँ पर। ठीक है,
और इस तरीके से फर्दर एलिमेंट्स को भी यहाँ पर प्लेस किया गया और यहाँ पर लास्ट में ब्रोमीन एलिमेंट भी आता है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, प्लेस किया। आप आगे फर्दर इसको कंप्लीट कर लेना बुक से देख करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो करना चाह रहे हैं हम, तो न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग क्या था कि एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट जो है हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज उसके होंगी। मान लो अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 8वां एलिमेंट देखना चाहें तो कौन सा होगा, तो देखो फर्स्ट तो ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8th एलिमेंट फ्लोरीन। तो यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की उसने कहा कि सेम प्रॉपर्टीज होंगी। देन अगर आप बेरिलियम की बात करो, इसके रिस्पेक्ट में 8th एलिमेंट कौन सा होगा, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन 6th, 7th और 8th, यानी कि इन दोनों की सेम प्रॉपर्टीज होंगी। तो यानी कि एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में देखना चाहो 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड देन 8th, यानी कि इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्या कहा था न्यूलैंड्स ने कि एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो उन्होंने इस तरीके से अरेंज कर दिया और तब तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नोन थे। उन्होंने सिर्फ यही माना कि सिर्फ और सिर्फ 56 ही एलिमेंट्स नेचर में होंगे, कभी भी 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं हो सकते, डिस्कवर नहीं हो सकते। तो ये उनकी एक ड्रॉबैक रही कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स को बेस मानकर ही इन्होंने क्या किया, अपना जो ऑक्टेव्स था उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दे दी। इन्होंने ये डायरेक्टली बोल दिया कि मान लिया इन्होंने कि 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो ही नहीं सकते, लेकिन आज के टाइम में अबाउट 119 और 120 एलिमेंट्स नोन हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स 56 के बाद यहाँ पर प्लेस नहीं कर पा रहे थे, अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी। एक तो ये उनकी क्या रही, ड्रॉबैक रही। दूसरी ड्रॉबैक इनकी क्या रही, ये कि देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने प्लेस किया तो कैल्शियम तक, जब अगर हम कैल्शियम की बात करें यहाँ तक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 20 एटॉमिक नंबर वैसे होता है, लेकिन तब तक एटॉमिक नंबर की बात नहीं की उन्होंने क्या कहा कि जो ये कैल्शियम है उन्होंने अरेंज तो कर दिया, लेकिन अगर हम देखें प्रॉपर्टीज जब इनकी देखी गई तो सिर्फ कैल्शियम तक क्या था, ऑटोमेटिकली बोल दो या बाय चांस जो है सिर्फ कैल्शियम तक ही प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी मैच हो पा रही थी। इसके बाद जितने एलिमेंट्स रखे गए थे इन सभी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या, और कुछ ट्राइड इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को ऐसे प्लेस कर दिया एक ही बॉक्स के अंदर, हम कह सकते हैं एक ही ग्रुप में इन्होंने डाल दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में डाल दिया इन्होंने। अब कोबाल्ट और निकल को देखो कौन से ग्रुप में डाला, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ठीक है। और जबकि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज जब देखी गई तो इनसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बहुत ही ज़्यादा अलग थी इनकी प्रॉपर्टीज। तो ये भी एक क्या रही, इनकी ड्रॉबैक रही। और इनकी प्रॉपर्टीज मैच किससे करती हैं, आयरन के साथ मैच करती है। और आयरन देखो, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, वो जो आयरन है उसको 7th वाले ग्रुप में रखा गया है, जबकि इसको 1st ग्रुप में रखा गया कोबाल्ट और निकल को। तो ये कुछ क्या रही, ड्रॉबैक्स रही न्यूलैंड्स के लॉ की। तो हमने न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तक तो कल पढ़ लिया था, लेकिन आज हमें ड्रॉबैक्स पढ़नी थी। तो ड्रॉबैक्स आप क्या बता रहे हैं हम कि उन्होंने क्या क्या माना। देखो पहली बात तो सिर्फ जो ये एप्लीकेबल था ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था, इसके बाद जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच नहीं कर रही थी। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये होगी। सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि उन्होंने सिर्फ यही माना कि अब बस सिर्फ 56 ही एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, इससे ज़्यादा डिस्कवर नहीं हो सकते। तो ये भी उनकी एक ड्रॉबैक रही थी। तब तक जो ये था जैसे और ज़्यादा एलिमेंट्स थे जो नोबल गैसेस थी उनके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी थी, तो वो सब कुछ जो है बेकार हो गया था। तो इस पर बेस वो कुछ भी नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो ये क्या थी, लिमिटेशंस थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मेंडलीव, ठीक है। तो मेंडलीव साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने भी वर्क किया क्लासिफिकेशन पर एलिमेंट्स की, और उन्होंने भी अपना जो क्राइटेरिया रखा वो क्राइटेरिया रखा एटॉमिक मास का ही क्राइटेरिया रखा। हालांकि देखो न्यूलैंड्स के लॉ की बहुत सारी क्या थी, कमियां थी, लेकिन उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच कर ही रही थी और उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको रखा। और मेंडलीव जो साइंटिस्ट आए उन्होंने भी क्राइटेरिया क्या रखा, उन्होंने भी यही क्राइटेरिया रखा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस उन्होंने इसको बताया, क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। लेकिन एटॉमिक मास के साथ साथ उन्होंने
कुछ और प्रॉपर्टीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया, कंसर्न दिखाया। तो वो क्या था, उसने क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स के रिएक्शन करके जो बनता है ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी ध्यान दिया और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया। तो हम कौन से साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, अब हम बात करें थर्ड साइंटिस्ट की, मेंडलीव की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इन्होंने भी क्राइटेरिया तो क्या रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ही रखा। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, लेकिन इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज़ को भी बेस बनाया। तो थर्ड हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव्स ने जो क्लासिफिकेशन बताई थी एलिमेंट्स की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी तब तक अबाउट 63 एलिमेंट्स वर नोन। कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, तो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे जब मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। तो इन्होंने देखो किस किस बेसिस पर दी, एक तो इन्होंने क्या कहा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर दी थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज़ पर भी कंसर्न दिखाया। किसकी प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। अब इसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ पर ही क्यों कंसर्न दिखाया, क्योंकि जो ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन होता है, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये दोनों जो है जनरली सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करके जैसे ये हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन भी हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। और फर्दर हमें यहाँ से क्या दे देते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट्स रिएक्ट करके ऑक्साइड्स देते हैं, हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स रिएक्ट करके हाइड्राइड्स देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स लिए, तो उनकी प्रॉपर्टी, जिन जिन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और जिन जिन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी सेम थी, उनको एक ग्रुप में रखा गया। जिनकी दूसरे तरीके से मतलब अलग वे में थी और सेम थी, यानी कि सेम वाली प्रॉपर्टीज़ जो थी ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की अलग अलग एलिमेंट्स की, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और बेस क्या रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्होंने बेस इसका रखा था। ठीक है, तो इन्होंने जब क्लासीफाई किया इसके अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, तब इन्होंने जो बताया कि जो देखो अब एटॉमिक मासेस हैं, वो जो अब इन्होंने टेबल बनाई हुई है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो एटॉमिक मासेस हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी पता था कि जो एलिमेंट्स आगे फर्दर डिस्कवर होंगे उनके भी बारे में इन्होंने पहले ही बता दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्या थे, सक्सेसफुल रही थी मेंडलीव की क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि जो एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए उनकी भी प्रॉपर्टी ये पहले ही बता दी थी इन्होंने, और उनके लिए क्या किया था, स्पेस छोड़ दिया था। तो इन्होंने कैसे किया था, देखो इन्होंने क्या किया, कार्ड्स लिए। देखो 63, इनको ये पता था कि 63 एलिमेंट्स नोन है तब तक के लिए, तो इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। ठीक है, कार्ड आप समझते हो, हम अगर ऐसे कार्ड बना लेते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ मैटर नोट करनी है, तो ये क्या हम क्या करते हैं, कार्ड्स बना लेते हैं। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, ऐसे 63 कार्ड्स बनाए। ठीक है, इस तरीके से कार्ड्स बना लिए इन्होंने, 63 कार्ड्स बनाए। ठीक है, और इन कार्ड्स पे क्या किया, हर एक एलिमेंट का नाम और सिंबल लिखा। ठीक है, मान लो एलिमेंट 1 बोल दिया हमने, एलिमेंट सेकंड, ये मैं जनरलाइज बता रहा हूँ आपको, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट ये उठा रहे हैं उसका नाम या सिंबल लिख रहे हैं, उसका क्या लिख रहे हैं, साथ में यहाँ पर एटॉमिक मास लिख रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक मास लिख रहे हैं, और उसके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर लिख रहे थे। ठीक है,
और इस तरीके से क्योंकि 63 एलिमेंट्स नोन थे तो उन्होंने कितने कार्ड्स बनाए, 63 कार्ड्स बना लिए और 63 कार्ड्स के ऊपर हर एक कार्ड पर एक एलिमेंट का नाम या फिर सिंबल लिखा और उनके एटॉमिक मास और उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज लिखी। और वो लिख के उन्होंने क्या किया, 63 के 63 कार्ड्स को दीवार पर उन्होंने क्या किया, प्लेस किया, चिपका लिया, हैंग कर लिया। ठीक है, और हैंग भी किस तरीके से किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तरीके से। ठीक है, एलिमेंट लिया फर्स्ट, तो इनको अरेंज करने के बाद कार्ड्स बन गया। कार्ड्स में फिर देखा कि किसका कम, सबसे पहले कम एटॉमिक मास किसका, वो एलिमेंट उठाया, उसकी प्रॉपर्टीज, वो कार्ड को एज इट इज चिपका दिया। फिर दूसरा एलिमेंट देखा जिसका उस पहले वाले से ज़्यादा एटॉमिक मास था, फिर उसको चिपका दिया दीवार पर। तो इस तरीके से उन्होंने चिपकाते रहे वो, और एक टेबल को उन्होंने क्या किया, डिस्कवर कर लिया, और उस टेबल को पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो वो टेबल के लिए बेसिस क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और एक रहा ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। अब हम उस टेबल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वो टेबल देखने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए यहाँ पर कि हमने ये जैसे मेंडलीव ने बता दिया कि अलग अलग से कार्ड बनाए और उस पर एलिमेंट्स के नाम लिखे और एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज़ लिखी, वो भी प्रॉपर्टीज़ कौन सी, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की। अब इसके बेस पर उन्होंने जो टेबल बनाई थी जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, वो टेबल में देखो उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को मतलब किस तरीके से उसने उस टेबल को क्लासीफाई करने की कोशिश की। देखो अब देखो कुछ एलिमेंट्स को मान लो हम आर के नाम से बोल देते हैं कि एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट, अब एलिमेंट हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, हम जनरली बोल देते हैं कि हमारे पास आर एलिमेंट है कोई भी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो आर एलिमेंट है, हाइड्रोजन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, लिथियम, कोई भी एलिमेंट हो सकता है 63 में से। ठीक है, हमें नहीं पता। अब वो उस एलिमेंट को हमने आर से रिप्रेजेंट किया कि एलिमेंट क्या है, आर है, और उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। अब रिएक्शन करवाने के बाद कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे थे जिन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर R2O बनाया। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने क्या बनाया, R2O3 बना लिया। कुछ एलिमेंट्स क्या थे जिन्होंने क्या बनाया, R2O5 बना लिया, R2O7 बना लिया। ठीक है, R3O5 बना लिया, O6 बना लिया। इस तरीके से अलग अलग ऑक्साइड्स बनाए। ठीक है, अब ये तो था नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट था जिसने R2O बनाया, या फिर कोई एक ही एलिमेंट है जिसने R2O3 बनाया। तो ऐसे कई कई एलिमेंट्स आ रहे थे, 6 7 7 8 8 एलिमेंट्स ऐसे आ रहे थे जो क्या बना रहे थे, ये वाला ऑक्साइड बना रहे थे, 7 8 ये वाला बना रहे थे, 7 8 ये वाला। इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कुछ RH बना रहे थे, कुछ R2H बना रहे थे, कुछ R3H बना रहे थे। इस तरीके से हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इन सभी ऑक्साइड्स को जनरली यहाँ पर लिख लिया, जैसे R2O लिखा, फिर R2O3 लिख लिया, R2O5 7O5 लिख लिया। इस तरीके से उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश की। और फिर जिन जिन एलिमेंट्स की, मान लो R1 एलिमेंट है, कोई R2 R3, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, हम क्या लिखेंगे, अलग अलग से लिखेंगे। ठीक है, मान लो कोई कई सारे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने R2O दिखाया, तो उन सभी एलिमेंट्स को इसके नीचे प्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे जिन्होंने R2O3 दिखाया उस एलिमेंट्स को इसके नीचे प्लेस कर दिया। जिन्होंने R2O5 ऑक्साइड बनाया उनके नीचे ये, क्योंकि इन ऑक्साइड्स की सेम, अब ये R2O ऑक्साइड से सेम प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्साइड सेम है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इस तरीके से प्लेस कर दिया इनको, और ऐसे ही हाइड्राइड्स को भी लिखकर उन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। और फिर उन्होंने एक टेबल डिस्कवर की जिसको हम किसके नाम से जान रहे हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इन सभी के बेस पर ही, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के बेस पर उन्होंने क्या है, एक टेबल को डिस्कवर किया, टेबल को बनाया, क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को उसमें, और उस टेबल को हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और उस टेबल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे कि कैसे टेबल बनाई। अब बेसिस तो हमने देख लिया किस तरीके से बनाया, लेकिन टेबल क्या थी वो देखेंगे हम, और समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर इसकी भी लिमिटेशंस हैं वो भी देखेंगे हम। देन हम अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये लेक्चर देखिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।